हाँ, देखिए अभी हम लोग एक चार्ट के ऊपर हैं। तो सबसे पहले जैसा कि अपना ये केपी आधारित नाड़ी ज्योतिष का है या कृष्णमूर्ति पद्धति का है, इसमें आप सबसे पहले कोई भी चार्ट खुलता है तो आप ये देखिए कि जन्म स्थान क्या लिया है। जैसे यहाँ तो क्लियर है कि इस लड़की का जन्म जो है 27 जनवरी 1997 23:09 भोपाल पे हुआ है। कई बार ये होता है कि हमें जन्म स्थान नहीं मिलता अपने सॉफ्टवेयर में, तो हम उसके लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जो है मोबाइल में आप गूगल पे सर्च करके भी फिल कर सकते हैं। जैसा कि अभी अपना जो ग्रुप है केपी नक्षत्र नाड़ी, उसमें जो गुप्ता जी ने पत्रिका डाली मिलान के लिए, उसमें उन्होंने लड़की का बर्थ प्लेस कोच्चि लिखा है। अब जब मैंने उसको सॉफ्टवेयर में फिट किया तो वो स्थान नहीं मिला, तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड नेट से सर्च किए और डाला, तो अब उसमें 34.5 गुण मिल रहे हैं, जबकि उन्होंने शायद 27 गुण मिलाए। ये अंतर क्यों आया है ये देखा जाएगा। ठीक, अब कोई भी चार्ट जब खुलता है तो हमारी नजर सबसे पहले लग्न चार्ट पर पड़ती है। तो लग्न चार्ट को हम देखें तो वैदिक ज्योतिष के वही नियम लगाए जो मैंने आपको लिख के भेजे हैं कि जो 100% आपको सही मिले हैं वही देखें। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं ये कन्या लग्न की पत्रिका है ना। तो लग्नेश की स्थिति देखिए सबसे पहले कि वो कहाँ है। लग्नेश चतुर्थ भाव में है। ठीक, तो लग्नेश चतुर्थ भाव में किसके साथ है? शुक्र के साथ है। बुध शुक्र में कोई ऐसा मतभेद वाली स्थिति नहीं है। ठीक है, लग्न में आप देखेंगे मंगल और राहु है। लग्न में मंगल होता है या केतु होता है तो चेहरे पे कोई दाग धब्बा या चोट का निशान होता है। ठीक, फिर उसके बाद लग्न के ऊपर शनि और केतु की दृष्टि। अब यहाँ पर शनि का मंगल से मतभेद है, तो मंगल शनि के युद्ध में मंगल जीत जाता है क्योंकि वो हनुमान जी। मंगल के साथ राहु है तो राहु कंट्रोल में रहेगा, क्योंकि राहु हाथी है तो मंगल अंकुश है। सप्तम भाव में शनि और केतु है ना, सप्तम भाव। ठीक, तो हम सबसे पहले ये देखें कि प्रथम भाव से हम क्या क्या देखते हैं। व्यक्ति का साहस है ना, उसका परिश्रम है ना, और चेहरा यहाँ से देखा जाता है। द्वितीय भाव किस किस चीज का होता है? आपका परिवार का, वाणी का, और बैंक में जमा धन, संग्रहित धन का भाव द्वितीय भाव, और परिवार से मिलने वाली शिक्षा है ना, कि भाई ये आपके पिताजी हैं, ये पंखा है, ये बच्चों को हम जो भी सिखाते हो। फिर आए तीसरे भाव पे। तीसरा भाव काय का होता है, किस किस चीज का प्रतिनिधि करता है? एक तो छोटे भाई बहन, सूचनाओं का भाव है ना, सूचनाएं देता है कम्युनिकेशन सेक्टर के लिए। ठीक, और व्यक्ति का पराक्रम, साहस। फिर चतुर्थ भाव पर आए। चतुर्थ भाव किन किन चीजों को सूचित करता है? चतुर्थ भाव माता को सूचित करता है, तो स्कूली शिक्षा का भाव भी चतुर्थ भाव है। स्कूली शिक्षा, स्कूल तक की है ना। इसके अलावा ये अंत स्थान भी कहलाता है, पाताल का भाव भी इसी को बोलते हैं। गड़े धन का भाव भी चतुर्थ भाव होता है। फिर व्यक्ति का सुख का भाव भी चतुर्थ भाव है। ये हमारे घर का भाव भी, संपत्ति का भाव भी। फिर आप आए पंचम भाव। पंचम भाव से भी विद्या देखी जाती है, लेकिन ये जो है रचनात्मकता को सूचित करता है, रचनात्मक बुद्धि को। अगर पंचम भाव अधिक ऑपरेट है तो हम कहेंगे कि व्यक्ति में रचनात्मक क्षमता अधिक है। पंचम भाव प्रथम संतान का, प्रथम प्रेम का भाव भी है। फिर पंचम भाव हाउस ऑफ मिनिस्ट्री का भी है। पंचम भाव के एक्टिव हुए बगैर कोई भी व्यक्ति मंत्री पद तक या सरकारी पोस्ट में उच्च पद तक नहीं जा पाता। फिर आए छठा भाव, जैसा कि हम जानते हैं रोग ऋण शत्रु, किराए से मिलने वाली आय, क्योंकि चतुर्थ भाव घर है, उसका लाभ भाव 11वां जो यहाँ बनेगा। इसके बाद आ जाते हैं हम छठे भाव से, और क्या देखते हैं? खान पान, पहनावा है ना, और बीमारी। फिर सप्तम भाव पर आए। सप्तम भाव जहाँ जीवन साथी का भाव है, वहीं व्यापार का भाव भी है, हमारे पार्टनर का भाव भी है ना। अंतरराष्ट्रीय संबंधों का भाव भी इसी को लिया जाता है। फिर
आ जाए अष्टम भाव। अष्टम भाव दुख का भाव है, अपमान का भाव है। तो वहीं पर अष्टम भाव जो है उत्तराधिकार का धन भाव भी है ना। इसके अलावा जो पीड़ा हमें प्राप्त होती वो भी अष्टम भाव। फिर अष्टम भाव इंश्योरेंस सेक्टर का भाव भी है। इंश्योरेंस सेक्टर, जीवन बीमा का भाव भी है। फिर आए नवम भाव। नवम भाव जो है धर्म का भाव है, भाग्य का भाव है और पिता का भाव। पिता का भाव नवम भाव लिया जाता है। फिर उच्च शिक्षा, चतुर्थ भाव था आपका स्कूली शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा को आप देखिए यहां से नवम भाव उच्च शिक्षा का। ये सातवें से तीसरा है, इसलिए दूसरे जीवन साथी का भाव भी यही रहे। दशम भाव आपके कर्म का भाव हो गया। दशम भाव कर्म का भाव। फिर प्रसिद्धि का भाव, प्रसिद्धि यहीं से देखी जाएगी, फिर चाहे राजनीति में हो चाहे व्यक्ति के कामकाज में हो। फिर इसके बाद आता है 11वां भाव, समस्त प्रकार की इच्छा पूर्ति का भाव, बड़े भाई बहन का भाव और आपके मित्रों का भाव भी 11वां भाव है। फिर आते हैं 12वें भाव पर। 12वां भाव जो है खर्च का भाव है, अस्पताल का भाव है, मोक्ष का भाव है, अंतिम भाव है, रिहैब सेंटर का भाव है, इतने बार, और विदेश का भाव भी। तो इन भावों से मिलने वाली ये सूचनाएं हम दिमाग में रखें। फिर हम देखेंगे कि लग्न का संबंध कहाँ है, तो हमने देखा लग्न चतुर्थ भाव में। किसी भी भाव का स्वामी यदि 6, 8 या 12वें भाव में जाएगा तो वो जिस भाव का स्वामी है वहां के फलों में कमी करेगा। जैसे कि यहाँ पर चंद्रमा 12वें भाव में और उसकी कर्क राशि 11वें भाव में, तो उसका लाभ कम होगा, खर्च अधिक होगा, ये हानि हो गई, है ना। अब यहाँ देखिए सूर्य गुरु शनि की राशि में, तो जब अपनी मतभेद वाली राशि में कोई ग्रह होता है तो वो कमजोर हो जाता है। सूर्य का शनि से मतभेद है, तो सूर्य यहाँ कमजोर है, तो कहाँ के फलों में कमी होगी? 12वें भाव के। क्यों? क्योंकि सूर्य की राशि जहां पड़ी है उसको देखिए, तो वो 12वें भाव में, 12वें भाव संबंधी फलों में कमी, यानी कि खर्चा, अस्पताल, बाहर विदेश यात्रा, उस पर रोक लगेगी। इसी प्रकार से गुरु शनि की राशि में कमजोर हो जाता है। कारण क्या है? देखिए गुरु शनि की राशि में और शनि गुरु की राशि में, ये दोनों में राशि परिवर्तन। शनि दंडाधिकारी है और गुरु का आप समझिए कि वकील है, उसका काम है बचाना, है ना। वो फांसी की सजा को जो है उम्र कैद में बदलवाना चाहता है, जबकि शनि कहता है कि नहीं मैं तो दंड दूंगा। ये इनमें मतभेद है यहाँ पर। अब इसके बाद आप देखिए छठे भाव को। छठे भाव का स्वामी, सॉरी एक मिनट पहले पंचम को देख ले। पंचम भाव का स्वामी कहाँ है? शनि, सप्तम भाव में। तो पंचमेश का संबंध सप्तम से हो गया, तो प्रेम विवाह को सूचित करेगा या मन पसंद विवाह को सूचित करेगा। इसके अलावा शुक्र को देखिए, शुक्र गुरु की राशि में कमजोर होता है, क्योंकि शुक्र और गुरु में मतभेद है। क्योंकि गुरु जो है देवताओं के गुरु है और शुक्र जो है असुरों के गुरु है। इनमें वैचारिक मतभेद है और कुछ नहीं, दोनों जबकि ब्राह्मण। तो शुक्र अगर यहाँ कमजोर हो गया है तो शुक्र भाग्य भाव का स्वामी है, तो भाग्य में कमी करेगा, है ना। इसके अलावा उसकी दूसरी राशि पड़ी है द्वितीय भाव में, धन संग्रह के मामले में भी समस्या पैदा होगी, ये हम कहें। अब आ जाए इनके भाग्य भाव में। भाग्य भाव का स्वामी तो हमने देख लिया कि शुक्र यहाँ कमजोर हो गया। फिर दृष्टि की बात करें तो सूर्य और चंद्र दोनों की जो सप्तम दृष्टि होती है, तो सूर्य की दृष्टि तो 11वें भाव पर पड़ रही। ये किसी का माइक ऑन है, वो बंद कर दीजिए, आवाजें आ रही है। हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर संबंध बन गया था ये शनि। तो मैं शुक्र की बात कर रहा था, धन जमा संग्रह में भी कमजोरी आएगी। अब दशमेश को देखिए, दशमेश को नहीं, यहाँ पे बुध है। बुध जो है गुरु की राशि में बैठा है और दशम भाव को ही देख रहा है, ये तो ठीक है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से हमने पहले केवल इन्हीं को नोटिस किया है। अच्छा, राहु जिस भाव में होता है उस भाव से पिछले भाव की हानि करता है। तो अगर राहु यहाँ पर
लग्न में है तो उसका ठीक पिछला भाव हो जाएगा 12वां भाव। ये तो यहाँ 12वें भाव के फलों की हानि करेगा। कौन से फलों की हानि? शुभ अशुभ दोनों ही फलों की। 12वां भाव विदेश यात्रा भी, उसको भी जाने से रोकेगा। अब हम आते हैं अपने कृष्णमूर्ति पद्धति पर। कृष्णमूर्ति पद्धति के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? आपको अपने सॉफ्टवेयर में केपी अयनांश सेट करना है। तो मैं आपको ये बताऊं, ये देखिए, ये केपी अयनांश सेट करना है। राहु और केतु को मध्यम पे रखना है, मीन पर, यहां पर। ये सेटिंग हो गया। उसके बाद अब इसके बाद हम जो प्रयोग करते हैं वो इधर है। यह है भाव चलित कुंडली, निरण भाव चलित कुंडली। तो इन दोनों में क्या अंतर है? जो लग्न कुंडली है भाव मध्य से शुरू होती है और ये भावारंभ से शुरू होती है। एक भाव जैसे हम जानते हैं कि 0 से लेकर 30 डिग्री का होता है, फिर ये सेकंड भाव 30 से 60 का, ऐसा करते करते 360 डिग्री यहाँ खत्म होता है। तो इस प्रकार ये पूर्ण वृत्त बनाता है। अब इधर ही जब हम आ जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि कोई भावारंभ, यानी भाव का आरंभ कहाँ से कितने डिग्री से हुआ है। इसी वजह से कई बार इसमें जो है कोई एक राशि दो भाव में भी प्रकट हो जाती है और कोई एक राशि का लोप भी हो जाता है। ये भी देखने में आया है। अब इसके बाद दूसरा कि इसमें देखिए गुरु यहाँ पर पंचम भाव में, जबकि यहाँ चतुर्थ भाव में, क्योंकि भावारंभ के हिसाब से गुरु जो है अब उसकी डिग्री वाइज यहीं तक रुक गया है, जबकि इसमें भाव मध्य लेते हैं तो उसको आगे पहुंचा दिया गया। अब ये जो है निरंचलित कुंडली फलादेश करने के काम नहीं आएगी, बल्कि इससे हम क्या लेंगे? सूचक। तो सूचक के लिए क्या? कृष्णमूर्ति पद्धति में यह कहा गया है कि ग्रह कोई सा भी कहीं भी बैठा हो, वो अब वहां का फल 50% देगा, जबकि 100% उसका नक्षत्र स्वामी देगा। वो जिन भावों का कार्यश बनकर सामने आएगा, ऐसा। ठीक है, तो यहां हम देख रहे हैं ग्रह, यहाँ लिखा नक्षत्र और स्वामी। तो ये केतु का परिवार है, ये शुक्र का परिवार है, ये सूर्य का, ये चंद्र, ये मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध, ये इनका परिवार बन गया है। अब हमें अगर यहाँ पर चंद्रमा की पोजीशन देखना है कि चंद्रमा किन भावों का कार्य है, तो ये देखेंगे कि चंद्रमा यहाँ कहाँ है, विराजमान है, और उसकी राशि कहाँ पड़ रही है। तो हम देख रहे हैं कि चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में है, तो चंद्रमा के सामने 12 लिख दिया। 11 नंबर राशि उसकी कर्क राशि उसकी 11वें भाव में है, तो 11 भी लिख दिया। अब आइए, चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी सूर्य पाया गया बर्थ समय। जैसे आप जन्म समय सब डाल देते हैं तो आपको ये सामने चार्ट नजर आता है। तो चंद्रमा जहां बैठा वहां के फल 11-12 के बजाय जिसके नक्षत्र में है वो देगा। कब? जब चंद्रमा की दशा भुक्ति अंतर में आ जाएगा तब वो 4 और 12 के फल पहले देगा। ये ध्यान रखिए। तो अब यहाँ लिखा सूर्य 4-12 का क्यों? यहाँ देखिए सूर्य चतुर्थ भाव में विराजमान है और इसकी राशि सिंह राशि 12वें भाव में। इस प्रकार से 4-12 का कार्यश हुआ। फिर चंद्रमा का उपस्वामी मंगल है। मंगल को देखिए, मंगल यहाँ कहाँ है? तो मंगल यहाँ 12वें भाव में है, तो मंगल के सामने 12 लिख दिया। इसकी राशियां देखें, एक मेष राशि कहाँ है? अष्टम भाव में। वृश्चिक राशि का तीसरे भाव में। इस प्रकार से मंगल 3, 8, 12 का कार्यश हुआ। ये कुल मिलाकर चंद्रमा का परिवार हुआ। अब गुरु को देखें, गुरु कहाँ है? चतुर्थ भाव में, और इसकी राशियां होती है धनु और मीन। वो कहाँ है? एक चतुर्थ भाव में और एक सप्तम भाव में। तो इस प्रकार से गुरु 4-12 का कार्यश हुआ। अब सबसे ज्यादा, अब इसमें एक बार और देख लेते हैं शुक्र को। देखिए शुक्र के बाद सामने लिखा हुआ 2, 4, 9। तो शुक्र को देखिए चौथे भाव में है और उसकी राशि एक नवम भाव में और एक द्वितीय भाव में। इस प्रकार से शुक्र 2, 4, 9 का कार्यश हुआ। अब ये केतु और राहु के सामने ज्यादातर नंबर लिखे हुए, भाव लिखे हुए। तो इसका क्या है? तो जैसा कि मैंने नोट्स में लिखा था, राहु केतु को हम इधर से भी लेते हैं, यहाँ पर है ना। तो राहु जिस भाव में बैठा है वो भाव लिख लीजिए, एक तो एक लिख लिया। जिस ग्रह के साथ है
उसके नंबर भी ये ले लेता है, यानी कि 3 8 12 मंगल के साथ है, मंगल के ले लिए 3 8 12। फिर जिस ग्रह की उसके ऊपर दृष्टि, उसके भाव भी ले लेता है, जैसे शनि, शनि को देखा हमने 5 6 भी ले लिया, ठीक। फिर केतु साथ में, तो केतु के 3 4 6 सब ले लिए। तो इस प्रकार से राहु 1 3 4 5 6 7 8 10 12 का है। सेम टू सेम केतु का भी यही हिसाब है, केतु भी जहां बैठा है वो भाव लेना है, जिस जिस ग्रह की दृष्टि है उसके भी भाव लेना है अपने को। अब ये चार्ट बन गया, ऐसे हम एक और चार्ट देखते हैं। सर हाँ एक जी चीज पूछना था, जी। आपने बताया जैसे कि ये चंद्रमा की दशा चल रही है तो सूर्य के फल देगा, ये समझ में नहीं आया सर। हाँ, कोई भी ग्रह जहां बैठा हो या जिन भावों का कार्येश हो, है ना, उसके फल तो 50% देता है, लेकिन किसके नक्षत्र में है, तो चंद्र पाया गया सूर्य के नक्षत्र में। सूर्य किन भावों का कार्येश है, 4 और 12 का। तो चंद्रमा अब ये 4 11 12 का कार्येश कहलाया, ये चंद्रमा के सूचक बन गए, अच्छा, तो तो इनके फल चंद्रमा की देगा। जब दशा चलेगी तो वो 4 और 12 के 100% रिजल्ट देगा, हाँ और 11 100%। और 12 के 50%। हाँ, इसी प्रकार से जब बुध को देखेंगे तो बुध 1 3 10 का है यहाँ पर, और तीन, बुध का हाँ, नक्षत्र स्वामी शुक्र है 2 4 9। तो शुक्र है। बुध अपनी दशा में ये 2 4 और 9 भावों के फल देगा। दशा ओके में भी सर, आ ठीक सकता है। है, किसी अन्य ग्रह की भुक्ति में, अंतरा में भी आ सकता है, तब भी वो यही सामने लेकर आएगा, है ना। तो यहाँ पर ग्रह नक्षत्र उपस्वामी, ग्रह जो है सोर्स है, सोर्स। और सर तो फिर एक चीज और, सॉरी डिस्टर्ब करें, हम्म, तो सर ये जैसे अपने नक्षत्र स्वामी के फल देगा, ठीक है, हाँ 100%। फिर सर ये जो उप स्वामी लिखे हुए हैं इनके सर। वो ये बताएगा कि ये फल व्यक्ति के लिए शुभ रहेंगे या अशुभ। अच्छा, ठीक है। हाँ, तो उपस्वामी यानी कि सबलाट इज अ डिसाइडर फैक्टर, ये डिसाइड अच्छा, करेगा। और जैसे आप बुध की बात कर रहे हैं तो इसका उपस्वामी राहु है, तो ये तो सारे ग्रहों के हाँ, दे रहा है ये मतलब। 1 तो 3 हमें, 4 5 यस। तो ये कैसे फल मिलेंगे सर, समझ हाँ, नहीं अब आ रहा कैसे है। मिलेंगे वो भी आगे आएगा, हाँ, कि कहाँ हमें अच्छा ठीक, रुकावट वाले मिलेंगे, कहाँ अच्छे फल मिलेंगे, है ना। ठीक है सर। ऐसे ही एक चार्ट और लेते हैं हम जी। इनका देखिए कर्क लग्न है, तो चंद्रमा अपने ही राशि में है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैदिक ज्योतिष की पहले बात करेंगे, इधर शनि है और इधर मंगल है, तो ये आ गया पाप कर्तरी मध्य, है ना। तो चंद्रमा मन का कारक है, मन को भ्रमित करेगा, ठीक। अच्छा, फिर इसके बाद द्वितीय भाव में कौन है, शनि है। द्वितीय भाव में शनि होता है किसी भी राशि में, तो ये धन का भाव है, बैंक में जमा धन का भाव है, तो ये बैंक बैलेंस को बनने नहीं देता है। बन गया तो वो फौरन साफ हो जाएगा, कोई ना कोई बड़ा खर्चा निकल आता है, उसको प्रॉब्लम रहती है धन संबंधी मामलों में शनि द्वितीय भाव में हो तो। लेकिन वक्त पड़ने पर कहीं से व्यवस्था हो जाती है, ये भी देखने में आया है। अब शनि यहाँ है तो देखिए शनि की सप्तम दृष्टि पड़ रही है सूर्य पर, सूर्य अष्टम में, तो हम क्या बोलेंगे, शनि सूर्य आपस में पिता पुत्र का मतभेद है। जब तक ये व्यक्ति पिता के साथ रहेगा किसी एक की उन्नति रुकती है, या तो पिता की या जिसकी पत्रिका उसकी। दूर रहने पर सब सही होगा। जैसे कि अगर हमें किसी बच्चे पत्रिका में दिख जाए तो हम उसको कह सकते हैं माता पिता को, क्या बच्चे को हॉस्टल में भेज दीजिए तो ठीक रहेगा, साथ रहेगा तो उसका रिजल्ट बिगड़ता रहेगा। या उल्टा हो सकता है कि पिताजी का प्रमोशन ना हो रहा हो, धंधा ठीक से ना चल रहा हो, ये दोनों बातें। अब शनि सूर्य जब अष्टम भाव में होता है तो क्या, एक तो आयु को बढ़ाता है, दूसरा उसको अग्नि से प्रॉब्लम रहती है। तो यहाँ पर सूर्य बुखार, तो ऐसे व्यक्ति को जो है बुखार तोड़ देता है सूर्य अष्टम भाव में हो तो। फिर दीर्घायु भी बनाता है, लेकिन अब यहाँ शनि की दृष्टि पड़ गई है, तो सूर्य और शनि में से हम सूर्य को मजबूत मानेंगे, परंतु प्रॉब्लम क्या है, सूर्य शनि की राशि में और शनि सूर्य की राशि में आ गया है, तो ये दोनों को आपस में समझौता करना पड़ेगा, और सूर्य और शनि में से सूर्य की चलेगी, क्योंकि सारे ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब पत्रिका मांगलिक है या नहीं, ये हम देखते हैं, लेस देन का साइन बनाते हैं, तो ये मंगल मांगलिक है। अब हम जब पत्रिका मिलान करते हैं तो मैंने उसमें एक चीज लिखी है विवाह के मामले में,
कि पुरुष की पत्रिका में चतुर्थ भाव का मंगल अच्छे फल नहीं देगा और स्त्री की पत्रिका में अष्टम भाव का मंगल अच्छे फल नहीं देता है, बाकी को विशेष परेशानी नहीं। तो ये मंगल दोष के बजाय मंगल योग बोलेंगे। ठीक, अब आ जाए हम किसी की पत्रिका में, आप देखिए तो सूर्य के नजदीक हमेशा बुध मिलेगा और उसी के नजदीक जो है एक घर है ना, या 2 घर आगे पीछे शुक्र मिलेगा, क्योंकि सूर्य का सबसे नजदीक का जो ग्रह है वो बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी आती है। ठीक, अब इसमें हम देखें यहाँ पे लग्न पर किसी ग्रह की दृष्टि है क्या? किसी भी अन्य ग्रह की दृष्टि नहीं। ठीक, अब आ जाए इसके सप्तम भाव पर, व्यापार का भाव। सप्तम भाव पर मंगल की दृष्टि है, अष्टम दृष्टि। ठीक, तो यहां पर मंगल की दृष्टि पड़ने से ये पत्रिका का बढ़ गया इफेक्ट, मांगलिक इफेक्ट। ऊपर से शनि या द्वितीय भाव में, तो हम ये कह सकते हैं कि वैवाहिक जीवन में कुछ खटपट हो सकती है। वैसे भी छठे भाव का स्वामी जो है वो देखिए किसके साथ है? मंगल के साथ, गुरु। अब गुरु एक शुभ ग्रह है, तभी मैंने आपको बोला किसी भी भाव का स्वामी अगर 6, 8, 12 में जाएगा अच्छे फल तो नहीं देगा। केवल बुध के मामले में याद रखिए कि बुध वर्ग कुंडली हम लगाते हैं, है ना, तृतीयांश लगाते हैं, सप्तमांश, दशमांश, किसी भी कुंडली में बुध अष्टम भाव में बुरे फल नहीं देगा, ये देखा है। लेकिन क्यों लग्न नहीं पत्र, देगा सर? अभी आपने कहा था कि देता है अष्टम भाव में ग्रह, अच्छे क्या? फल नहीं देता। हाँ, अच्छे फल देता है, मैं केवल बुध हाँ की बात कर रहा हूँ, हाँ, बुध को वही मैं कह छोड़ रही के। हूँ, बुध क्यों नहीं देता सर? देखिए ये अष्टम भाव में बुध होता है तो इसकी दृष्टि पड़ती है कहाँ पर? द्वितीय भाव पर। द्वितीय भाव वाणी का है, बातचीत का है, और बुध स्वयं बातचीत का, वाणी का कारक है। लेकिन ऐसे जिसका भी अष्टम में बुध हो उसको कभी भी ना तो प्रवचन सुनना चाहिए ना किसी की मदद करनी चाहिए। मान लीजिए ऐसा गाड़ी क्यों? की चाबी लेकर गया, वो कोई क्या रहा गाड़ी देना, हाँ वो या तो ठोक के हाँ, ले आएगा या प्रॉब्लम हो जाएगी या कहीं व्यक्ति को जाना पड़ेगा और गाड़ी नहीं है उसके पास। अच्छा 24 घंटे में इसका इफेक्ट मिलता है। अष्टम बुध हो उसको कभी किसी की मदद नहीं करना है, और मदद करे तो बदले में कुछ ले ले। ओके। हाँ, आपके पास पत्रिका है अपने वाले की तो भी उससे कहिए कि आप मुझे 11 रुपए दे दीजिए, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी ऐसा। ओके, अगर सर लगने शो के बैठे तब भी लग्न तब वो भी कमजोर नहीं होगा? हाँ, बुध यहाँ पर अच्छे फल ही देता है सभी चार्ट के मामले में। अच्छा अच्छा, किसी ये भी मतलब राशि में बैठे? जी। अब यहाँ पर ओके। देखिए भाग्य भाव में केतु है और भाग्य गुरु चला गया 12वें भाव में, तो कमजोर हो गया, भाग्य के मामले में कमजोर है। ये काफी समय से बिजनेस का, सर्विस के बारे में सोचते रहते हैं, लेकिन बदलती रहती है, वो क्यों, हम आगे देखें। अब इनकी इधर पत्रिका में आ जाए चलित चार्ट में। तो चलित चार्ट में हम देख रहे हैं कि अब चंद्रमा के साथ शनि आ गया, यानी शनि यहाँ पर द्वितीय भाव में था, एक घर पीछे आ गया। तो ज्यादातर एक घर पीछे ही आते हैं, ये देखने में आया है। ठीक, क्यों? क्योंकि ये भावारंभ से शुरू होती है, यही अभी भावारंभ के अंदर ही समा गया हो। अब आप देखिए कि इसमें चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा एक और कर्क राशि में ही, उसकी राशि वहीं पड़ी है, इसलिए चंद्रमा एक भाव का कार्य हुआ। चंद्रमा का नक्षत्र स्वामी बुध पाया गया। बुध को यहाँ देखिए, बुध है सप्तम भाव में, बुध के सामने 7 लिख दिया। इसकी राशियां 3 और 6, एक तो पड़ी 12वें भाव में, और एक तीसरे भाव में। तो इस प्रकार से बुध 3, 7 और 12 का कार्य हुआ। चंद्रमा का उपस्वामी शुक्र है, शुक्र को यहाँ पे देखिए 8वें भाव में 8 लिख दीजिए। इसके अधिकार वाली राशि वृषभ राशि 11वें भाव में है और तुला राशि 4th भाव में। इस प्रकार से सूर्य 4, 8 और 11 का कार्य हुआ। मंगल को यहाँ पे देखिए, मंगल 12वें भाव में, मंगल के सामने 12 लिखा। इसके अधिकार वाली राशि मेष और वृश्चिक को देखें तो मेष राशि 4th भाव में, सॉरी 10th भाव में 10 लिख दिया, और इसकी वृश्चिक राशि 5th भाव में। तो इस प्रकार से मंगल 5, 10 और 12 का कार्य शुभ। चंद्रमा का परिवार बना, इसी प्रकार से सभी के परिवार बनेंगे। और अब इन्हीं को हमने, अब देखिए यहाँ पर लिखा है ग्रह नक्षत्र उपस्वामी। ग्रह जो है सोर्स है ना, और नक्षत्र स्वामी इन्वॉल्वमेंट है, और उपस्वामी क्या है? फल प्रदाता है, डिसाइड करता है। ठीक है,
तो आप यूं भी समझ सकते हैं कि ये सामान है, ये गाड़ी है और ये ड्राइवर है। जैसे विवाह की बात करना हो हमें, और मान लीजिए व्यक्ति पूछता है मेरा विवाह कब होगा, तो हमने देखा कि इनको दशा क्या चल रही है, सूर्य की। तो हम सूर्य की में चले, सूर्य 2 और 7 का है, तो परिवार का भाव और जीवन साथी का भाव आ गया, मतलब सूर्य सामान ले आया। अब उसका ड्राइवर को देखें, 3, 5, 7, 10, 12, यानी 3, 5, 7 सप्तम भाव के लिए अच्छे, 10 और 12 भी कुछ रुकावट के साथ, यानी ड्राइवर कुछ कमजोर है लेकिन है, तो ये भी ठीक है। और अब ये ड्राइवर सॉरी गाड़ी को देखिए आप, एक मिनट, मैं थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया। ये सामान है ना, तो ग्रह क्या बताता है, सोर्स, और ये क्या बताएगा, इन्वॉल्वमेंट, और ये क्या बताएगा, फल डिसाइड करेगा। तो हम इसको सामान को ले लेके चले, ये सामान है, इसको गाड़ी मानिए, और ये ड्राइवर है, ठीक। तो यहाँ पर गाड़ी ठीक ठाक हालत में है, कुछ प्रॉब्लम के साथ। और अब नीचे आ जाइए, ड्राइवर की पोजीशन क्या है, वो 6, 9, 11। हम जानते हैं कि किसी भी भाव से 12वां भाव उसके हानि का भाव है, तो 7वें के लिए छठा स्थान क्या हो गया, 7वें से 12वां। तो यहाँ पर ये देरी करेगा, जबकि 9 और 11 पॉजिटिव। तो हम कहेंगे कि सूर्य की दशा में कुछ बाधाओं के साथ विवाह होगा, ये हमने डिसाइड कर दिया, ठीक। कब, वो बात की बात है, पहले हमें घटना देखना पड़ती है। इसी प्रकार से इसने पूछा है कि मुझे जॉब करना है ना, तो अब जॉब के लिए आप क्या भाव लेंगे, ध्यान रखें, 2, 6, 10, 11। सबसे पहले इसका कॉम्बिनेशन ढूंढना है। तो हमने देखा सूर्य की दशा में ये भाव आ रहे हैं क्या, तो हम यहाँ देख रहे हैं ग्रह में 2 आ गया, यहाँ पर 10 आ गया, और यहाँ पर 6 और 11 भी आ गए, तो इसको सूर्य की दशा में जॉब मिलेगा। लेकिन छठा भाव सर्विस का, तो छठे भाव से 12वां भाव हुआ पंचम, तो 5 नंबर भी मिला, ठीक है। और 10वें का 12वां हुआ नवम भाव, तो ये 9 भी मिला। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जॉब करेंगे और बदलते भी रहेंगे सूर्य की दशा में। तो हमें 2, 6, 10, 11 का कॉम्बिनेशन भी, साथ में 5, 9 का भी है, और 3, 9 और 12 भी मिला है। 3, 9, 12 क्या बताते हैं, दूर दूर की यात्रा, स्थानांतरण, तो इनका बार बार स्थान परिवर्तन भी होता रहेगा जॉब के मामले में, ये हमने बोल दिया, ठीक। तो अभी हमने पहले तो वैदिक ज्योतिष के बारे में चर्चा करी इसमें, उसके बाद हमने ये सूचक कहाँ से बनकर आए ये देखा, ठीक। आगे जाके हमें ये देखना है कि किस भाव का सबलाट क्या है, पहले तो इसी को टेबल को ठीक समझना। ये जो नक्षत्र नाड़ी टेबल आई, ये ग्रह नक्षत्र स्वामी, ये किसी भी व्यक्ति के जीवन का एक पोस्ट कार्ड है। इसमें जितने विषम संख्याएं अधिक होंगी, 1, 3, 5, 7, 9, 11, उतना अच्छा है, हम कहेंगे पिक्चर बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर उसमें 2, 4, 6, 8, 12, साथ में 5 भी जुड़ जाए, तो वो हानि वाली पिक्चर, हम कहेंगे पिक्चर काली है। और अगर मिक्स होकर आ गए, अच्छे बुरे दोनों भाव आ गए, तो हम कहेंगे कि पिक्चर धुंधली है, तो इनको जीवन में संघर्ष अधिक करना पड़ेगा, ये हमने। फिर हानि के जो भाव होते हैं किसी भी मामले में, जॉब के मामले में या धंधे के मामले में, वो होते हैं 5, 8, 12। तो दशा भुक्ति अंतर में 5, 8, 12 आए तो वो हानि पहुंचाएगा। तो अब हम इसमें ढूंढने के 5, 8, 12 यहाँ कहाँ है, किसके पास है, तो आप देखिए बुध के परिवार में 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है ना, और केतु के परिवार में 5, 8, 12 का कॉम्बिनेशन है, शुक्र के परिवार में 5, 8, 12 कॉम्बिनेशन है। तो जब ये दशा में आएंगे या किसी अन्य ग्रह की भुक्ति में यांत्रा में आएंगे, तो ये हानि पहुंचाएंगे। लेकिन यदि इनके साथ 10 या 11 भाव है, तो व्यक्ति अपने आप को संभाल लेगा। अब दशा और भुक्ति का क्या महत्व है, देखिए जब दशा स्वामी बहुत अच्छा हो, तो दशा स्वामी का सिर पे हाथ बढ़िया है, उसके पास अच्छे भाव हो। फॉर एग्जाम्पल गुरु में देखिए, यहाँ 5, 8, 12, 4, 8, 12 या 6, 8, 12 का कॉम्बिनेशन नहीं है, ये तीनों खराब होते हैं। तो ये गुरु की दशा इनके लिए यह अंतर जो है बहुत अच्छा रहेगा। अब
इसमें किसी की भुक्ति आ गई, मान लीजिए बुध की आ गई 5, 8, 12 लेके, तो ये ज्यादा हानि नहीं पहुंचा पाएगी, क्योंकि दशा स्वामी का सिर पे हाथ बहुत अच्छा है। उल्टा कीजिए कि बुध की दशा आ गई और उसके पास 5, 8, 12 है और उसमें गुरु की अंतरा आ गई, तो चूंकि गुरु के पास अच्छे भाव है तो बहुत अच्छा नहीं कर पाएगा, क्योंकि दशा स्वामी का हाथ कमजोर है सिर पे। इसको ऐसे पकड़े, तो किसी भी मामले में 5, 8, 12 हानि पहुंचाते हैं। अब पंचम भाव तो अच्छा होता है खुशियों का भाव है, फिर हानि क्यों? देखिए, पांचवे की संगत 8, 12 से हो गई तो बुरा हो गया। 4, 8, 12 भाव एक्सीडेंट कराते हैं, संतान की हानि करते हैं, प्रेम की हानि करते हैं, तो 4, 8, 12 कॉम्बिनेशन खराब। 6, 8, 12 आ जाएगा तो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि छठा भाव बीमारी का जुड़ गया। जहाँ छठा भाव परिश्रम का धन है, क्योंकि सातवां यानी कि सामने वाला कुछ देता है तो उसकी हानि हो गई छठे में, तो ये आपके परिश्रम का धन है। तो जब 6, 8 और 12 के साथ आएगा तो हेल्थ इश्यू खड़े हो जाएंगे। आपके बैंक में जमा धन का भाव द्वितीय भाव है, परिश्रम का धन छठा भाव है, और पंचम भाव बिना परिश्रम का धन है, जैसे शेयर से पैसा मिल गया, जुआ सट्टा कैसीनो पंचम भाव जी, ठीक। तो इस प्रकार से हमने इसके ऊपर देखा। अब ऐसे एक और कोई चार्ट आप देखें, ये देखिए, इसमें यहां पर लग्न मेष लग्न है, तो उसका स्वामी कहाँ बैठा? मंगल 12वें भाव में, यानी जन्म स्थान से दूर इनको जाना पड़ेगा। राहु के साथ है, राहु कंट्रोल में आ गया, ठीक। तो केतु 100% छठे भाव में होगा। केतु छठे भाव में है, छठा भाव बीमारी का है, और केतु रासायनिक पदार्थों का है, तो इनके पेट में एसिड अधिक बनेगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए 8वें भाव में शुक्र शनि है, ठीक। तो यहां पर शुक्र कमजोर पड़ गया, तो शुक्र किस भाव का स्वामी है? द्वितीय भाव का, तो वाणी और परिवार में कुछ प्रॉब्लम या परिवार बनने में देरी। इसके अलावा इसके तुला राशि पड़ी 7वें भाव में, तो गृहस्थ जीवन में देरी, क्योंकि शनि के साथ है, इनका भी विवाह नहीं हुआ है, 87 का बर्थ है ना। सूर्य बुध बुधादित्य योग, चलित में तो शुक्र 7th में आ गया। मैं आपसे क्या बोला, उसको फलित के लिए कभी नहीं लेना है। अच्छा, ठीक है ना, वो सूचक के लिए। अब इधर आइए, सूर्य बुध बुधादित्य योग बन गया, जिसके बारे में मेरी खोज ये है कि बुधादित्य योग वाला व्यक्ति समझदार होता है, लेकिन जीवन में कोई भारी भूल करता है, जिसका अफसोस उसे जीवन भर रहता है, ये ध्यान रखें। तो इस प्रकार से इनके 6, 8 और 12 यहाँ पर पापी ग्रह अच्छा फल देते हैं। क्यों? जैसे बदमाशों का मोलना है तो बदमाश गुजर जाएगा, लेकिन शरीफ को तकलीफ होगी, ऐसा समझे आप। तो यहाँ पर केतु राहु, लेकिन वो अपना नैसर्गिक प्रभाव भी उस भाव को देंगे। जैसे बीमारी के मामले में यहाँ केतु है, अगर यहाँ राहु होता तो और बुरा होता, है ना। हेल्थ के मामले में विचित्र बीमारियां देता, जो डॉक्टर की भी समझ में नहीं आती। आप एक खास बात नोट करें कि केतु की दशा हो और उसमें अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रह की अंतरा आ जाए या भुक्ति आ जाए, यानी केतु में शुक्र की, तो ये बहुत खराब होगा, व्यक्ति को मानसिक कष्ट होगा। इस प्रकार केतु में शनि की भुक्ति आ जाए, ये भी खराब होगा, क्योंकि 6 और 8 का कनेक्शन बन गया, ये वैदिक ज्योतिष से, ये ठीक नहीं रहेगा, ठीक जी। फिर दसम भाव का स्वामी शनि अष्टम में चला गया, तो पुरातत्व से, पुरानी चीजों से, और इंश्योरेंस सेक्टर डिपार्टमेंट में कामकाज, है ना, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में कामकाज, जन्म मरण लेखा विभाग में कामकाज, उसको सूचित करता है। तो आज हमने केवल अभी ये बड़े बड़े मोटे तौर पर देखा कि लग्न चार्ट क्या बोलता है और ये सूचक कैसे बनते। अब इनके फल के बारे में हम कल बात करते हैं, अभी आज समय समाप्त हो रहा है। क्या करना है आपको कि वापस से क्लास के स्टार्टिंग नोट्स पर जाइए और देखिए मैंने ग्रह नक्षत्र उपस्वामी के बारे में क्या लिखा है। फल बलि कौन है, इसमें कौन किसके प्रभाव से बलि हो जाता है, कि ग्रह से बलवान कौन है? नक्षत्र स्वामी। नक्षत्र स्वामी से बलवान है उपस्वामी। यदि किसी घटना के लिए ग्रह, हाँ जी सर, जैसे अभी आपने बताया केतु में शनि का अंतर या शुक्र का अंतर आ जाए, या फिर ऐसा भी है क्या, जैसे षष्ठेश बुध है हाँ तो इसमें मंगल का अंतर नहीं आता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, वो नहीं,
जो बोला बस उतना ही अच्छा, वो कोई नहीं। पकड़ी बस। जी जी। तो आज आज इतना ही आप समझे आप कि कार्यश कैसे बने, और लग्न चार्ट का पहले अध्ययन करना है। अब आप वापस अपने नोट्स पर जाइए, वैदिक ज्योतिष के सूत्र लिखें और ये उपस्वामी वगैरह क्या होता है। एकदम से हमें फलित पर नहीं जाना है, पहले जोड़ गुणा बाकी भाग फल पहाड़े सिखाए जाते हैं, उसके बाद गणित शुरू होता है। ठीक है, थैंक यू सर। जी सर। तो वापस आते हैं इस चार्ट।